तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्त मानव जनन एवं स्वास्थ्य। जनन एवं स्वास्थ्य आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्त कि ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इस सेशन में हमने जो है पूरा मानव जनन एवं स्वास्थ्य का पूरा सेशन जो है कवर किया है। इससे बाहर से आपसे बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछेगा। पूरा का पूरा लेसन हमने जो है एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। आपने इसको पढ़ लिया तो आपको फिर ना किसी 10 ईयर को पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी बुक को, ना ही किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, जो जिससे रिलेट जो है इससे रिलेट अगर प्रश्न आते हैं तो। दूसरी चीज़ आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये सेशन जो है बोर्ड परीक्षा देने वाले क्लास 12वीं और क्लास 10वीं दोनों के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के बुकों में जो है जनन चैप्टर है और जनन एवं स्वास्थ्य तो दोनों की प्राथमिकता है। जनन से हम जुड़े हुए तथ्य को भी जानेंगे कि जनन के दौरान होने वाले कौन कौन से रोग हैं, और दूसरी चीज़ जनन में सावधानियां क्या हैं, और जनसंख्या वृद्धि क्या है, और जनसंख्या वृद्धि से जो है हमें किस प्रकार से जो है क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। सारी जो है चीज़ें आज इस एक सेशन में कवर करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वही इस वीडियो को देखेंगे। कॉपी और पेन की सहायता से जो है आप मेरे साथ लग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन में शुरू करते हैं। इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनन एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीतियां, ये जो है इस चैप्टर का नाम है। ठीक है दोस्त, जनन एवं स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा आपसे ये प्रश्न है, और आप अगर सेशन को देख रहे हो मन से तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है इसका। जी हाँ, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शरीर, सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि जनन के माध्यम से जब हमारा शरीर सामाजिक तथा मानसिक और साथ ही साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, यौन शिक्षा की कमी, यौन संबंधी रोगों की जानकारी ना होना है। वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारत में प्रति 7 अप्रैल, कितने अप्रैल को, 7 अप्रैल को भारत में, या आप कहिए कि पूरे विश्व में कहिए, 7 अप्रैल को भारत में नहीं, पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ें। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इसी के साथ कह रहा है कि सन 1997 में भारत में जनन स्वास्थ्य व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम नाम दिया गया। आजकल इन कार्यक्रमों का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, आजकल इन कार्यक्रमों का नाम बदल कर फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण के अंतर्गत इसे रखा गया है। यह कार्यक्रम समाज में प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु देखभाल, जनन नियंत्रण की जागरूकता, सुविधा, प्रोत्साहन आदि चीज़ें जो है क्या करता है, प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए और भी फैक्ट बता दूं तो सन 1991 में भारत में परिवार नियोजन और साथ ही साथ जो है कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया।
एक फैक्ट और हम जो है पीछे मिस कर गए, उस फैक्ट को भी आपको बताता चलता हूँ। और 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, 2 क्या 3 क्वेश्चन कहिए। पहला क्वेश्चन जो हमसे निकल के आ रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो निकल के आ रहा है कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 7 अप्रैल को दोस्त 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और यहाँ देखिएगा एक चीज़ और है, 11 जुलाई को यहाँ लिखा है 11 जुलाई, कितना 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और तीसरा फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि RCH का पूरा नाम क्या है। RCH का पूरा नाम क्या है, तो RCH का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। RCH का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और दूसरी चीज़ आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, कमेंट बॉक्स में का जवाब जरूर दीजिएगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना ही क्या है, जनसंख्या विस्फोट है। प्रायः मृत्यु दर में कमी आना और जन्म दर में तीव्र वृद्धि होने के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर जनसंख्या विस्फोट को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जा सकता है। वो परिवार नियोजन की विधियां क्या हैं, इस चैप्टर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा या हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बनेंगे। तो जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास मैंने 3 क्वेश्चन जो है अभी आपको बता दिए। अगर आपसे पूछेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। और यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ थी, 7 अप्रैल के बाद थोड़ा सा बैक होते हैं तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, अब हम जो है कहाँ चल रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट की तरफ। प्रायः हमने बताया कि मृत्यु दर में कमी आ जाना और जन्म दर में तेज़ी से वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, विश्व जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। विश्व जनसंख्या विस्फोट नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आपसे पूछेगा जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा दीजिए, तो आप बस इतना लिख दीजिएगा कि मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में तीव्र वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और इसे नियंत्रित करने के लिए अनेक विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। जन्म नियंत्रण, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियाँ क्या हैं, परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियाँ जन्म नियंत्रण तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने में प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार की पहली विधि तो अस्थायी विधि होती है। अस्थायी विधि में क्या किया जाता है जनसंख्या को रोकने के लिए। प्राकृतिक विधियां तो ये है कि संभोग में व्यवधान या स्खलन, मतलब ये होता है कि संभोग में व्यवधान करना, आवधिक संयम रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, स्तनपान स्तनपान अनावर्त। तो अनावर्त का मतलब होता है कि शिशु को दूध पिलाना, जो भी जिस प्रकार की क्रियाएं हैं। और आगे जो है क्या है, यांत्रिक विधि यानी जिसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो निरोध है, डायाफ्राम सर्विकल टोपी है और अंतःगर्भाशयी युक्ति है, अंतरोपित क्षण है, अंतःगर्भाशयी युक्ति UID। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि अंतःगर्भाशयी युक्ति क्या है। तो इसको कहते हैं अंतःगर्भाशयी युक्ति ना, अंतःगर्भाशयी युक्ति। यहाँ इसका युक्ति को IUD बोलते हैं। IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये भी एक प्रश्न बन जाता है, इसका भी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। IUD का पूरा नाम क्या है, तो IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, को योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशयी गुहा में स्थापित किया जाता है ना। गर्भाशयी गुहा में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन्स आयन अंडाणु तथा शुक्राणु संयुग्मन में अवरोध होता है, जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जहाँ पर
मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में डिफ्यूज होते हैं, वह जो वहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है। इसके लिए क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले तो कॉपर मोचक है IUD, फिर कॉपर टी है जिसको मल्टीलोड 375 के नाम से जानते हैं, मार्केट में इसी नाम से मिलेगा। हार्मोन्स मोचक IUD और LNG20 जो कहाँ पे पोजेस्टर्स है ना, ये सभी जो है क्या हैं, एक प्रकार से ये सभी यांत्रिक यंत्र हैं जो कि कहाँ जो है मादा जननांग में जो है क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ताकि जो है मेल फीमेल गैमेट्स जो है आपस में डिफ्यूज ना हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ें। रासायनिक विधियों में क्या है, रासायनिक विधियों से किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें जेली या फोम क्रीम जैसे शुक्राणुनाशक नॉन ऑक्सीनॉल मतलब शुक्राणुनाशक का प्रयोग किया जाता है, तथा मुखीय गोली जैसी सहेली मालाडी ब्रांड का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें दवाएं खाकर जो है गर्भ को बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक है ना। और आगे है स्त्रियों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मनज के निर्माण गर्भधारण को रोका जाता है। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा तथा एस्ट्रोजन की कुछ ही मात्रा जो है पाई जाती है। अस्थायी विधियां क्या है, हमेशा के लिए जो है इस प्रकार से जो है गर्भधारण ना हो, हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उसके लिए इसके अंतर्गत बांध्याकर जिसको नसबंदी कहा जाता है आती है। इस विधि में जनन वाहिनियों के किसी स्थान को काट कर फिर जो है क्या कर दिया जाता है, जंतु से निकलने वाले युग्मकों के मार्ग को अवरुद्ध बना दिया जाता है। मतलब कि काटा जाता है और जो है जैसे मैं आपको एक चित्र दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास जो है एक कलेक्टिव चित्र है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। थोड़े आगे हम बढ़ चुके हैं, चित्र यहाँ है देखिए। तो ये देखिए, ये मादा जननांग है जहाँ पे इसके फॉलोपियन ट्यूब को काट के यहाँ पे बांध दिया गया है, और ये नर जननांग है जहाँ पे इसके जो है शुक्राणु जो है वाहिनियों को काट कर जो है क्या कर दिया गया है, यहाँ से बांध दिया गया मोड़कर, जिससे कि यहाँ से शुक्राणु निकलेगा भी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, और यहाँ से अगर अंडाणु भी बनेगा तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जिस प्रकार से निषेचन की कोई क्रिया होगी ही नहीं। तो चलिए हम अपने सेशन पर वापस चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए दोस्त, रासायनिक विधियों में हम चल रहे थे, तो हम आपको बता रहे थे कि अस्थायी विधियों में हम लोग थे, जहाँ पर हम नसबंदी के बारे में बात कर रहे थे कि बांधा कर नसबंदी की जाती। इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान से काटकर और जंतु से निकलने वाले युग्मकों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये जनन क्षमता को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने में सर्वाधिक सफल विधि है ना। मतलब मार्ग को अवरुद्ध करके जो है क्या किया जाता है कि ये एक सर्वाधिक सफल विधि है। आगे जो है नसबंदी को वैसेक्टॉमी तथा देखो, पुरुष नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं तथा महिला या मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोटॉमी कहते हैं। तो इसको ट्यूब को काट के बांधा जाता है, और इसके जो है वेटरनरी ट्यूब मतलब होता है कि शुक्राणु नली को काट कर बांधा जाता है मोड़कर। ठीक है ना। चिकित्सीय सगर्भता समापन में क्या है, चिकित्सा के द्वारा गर्भ का समापन। गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ को स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। मतलब ये गर्भकाल पूरा होने से पहले ही जो है गर्भ को उन पेरेंट्स की सहमति के द्वारा जो है समाप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। सामान्यतया इसे प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, इसे जो है इंक्लूड एबॉर्शन भी कहते हैं। सरकार ने सन 1971 ईस्वी में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ कानून को स्वीकृति प्रदान की थी। इन प्रतिबंधों का मूल उद्देश्य गैर कानूनी रूप से मादा भ्रूण हत्या को रोकना है। ठीक है ना। और लिंगानुपात जिससे कम होता जा रहा है, ये तो जनसंख्या वृद्धि को घटाने के लिए किया गया था, मतलब कम करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसमें क्या था कि दूसरी चीज़ है कि इसमें मादा भ्रूण थी उसकी पहचान करके उसे गर्भ में ही मार दिया जा रहा था। तो ये सरकार ने सन 1971 में तो स्वीकृति प्रदान की थी, मगर उसके साथ ही साथ इसके ऊपर कड़े कानून भी लगा दिए कि अगर जो बेवजह जो है गर्भपात कराता है, जिससे कि मानव लिंगानुपात पर असर जाता है, कि
जो है पुरुषों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है और महिलाओं की संख्या कम होती जाएगी। इसके लिए सरकार ने काफ़ी कड़े कानून बनाए हैं। तो गर्भपात एक कानूनी अपराध है, इस बात को याद रखिएगा। आगे जो हमें आपको बताना है कि उलवेदन या एमनियोसेंथेसिस, यह जन्म पूर्व रोग के लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीकी है। जन्म से पूर्व जो है यदि शिशु में कोई रोग है तो उसको लक्षण को ज्ञात करने की तकनीकी है, जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्री या सामान्यतया उपापचयी क्रियाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब ये देखा जाता है कि शिशु में किसी प्रकार का जो है रोग ना हो, लेकिन आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे जो है इसका प्रयोग जो है लिंग परीक्षण में किया जाने लगा। मतलब कि गर्भ में ही ये देखना जाने लगा है कि जो शिशु लड़का है या शिशु लड़की है, ठीक है ना। और इसके द्वारा इस रूप में जाने लगा। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हाँ, अगर लड़का है तो फिर लोगों को बड़ी खुशी है और लड़की है तो लोगों को खुशी नहीं है। हालांकि बेटियां जो है बहुत अच्छी होती हैं। और आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा लिंग परीक्षण गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। लिंग परीक्षण गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। मतलब इसका है कि लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित करने का मतलब लोगों ने पहचान करके जो यदि फीमेल है, बेटी है, तो उसे लोग जो है गर्भ में ही मारने का प्रयास कर डालते हैं और अगर मेल है तो फिर उसे जो है लाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्या है। आगे कह रहा कि यौन संचरित संक्रमण, यानी यौन क्रियाओं से फैलने वाले रोग। यौन क्रियाओं से फैलने वाले रोग यौन संचरित संक्रमण, वे संक्रमण जो संभोग के समय यौन संबंधों तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते उन्हें यौन संचरित संक्रमण कहते हैं। अब लैंगिक संपर्क से फैलने वाले संक्रमण है, यानी ये तो एक ही वही बात होगी, मेल और फीमेल पार्ट जब मतलब इनके संभोग क्रिया के दौरान एक दूसरे में फैलने वाले संक्रमण। ये कौन कौन से रोग हैं? इन्हें हम लैंगिक जनन रोग भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें सुजाक रोग है ना, कौन सा रोग है? सुजाक। और दूसरा रोग है उपदंश। तीसरा है जननांगों की हर्पीस ना। सुजाक है, उपदंश है, जननांगों की हर्पीस है, ट्राइकोमोनियासिस है और एड्स है और क्लेमाइडोसिस है। तो क्लेमाइडियासिस है। तो ये जो है 6 प्रकार के रोग जो है, कैसे रोग हैं ये संभोग की क्रिया के दौरान जो है एक फीमेल पार्ट से मेल पार्ट में या मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में फैलने वाले रोग है। सुजाक है, इसमें उपदंश है, जननांगों का हर्पीस है, ट्राइकोमोनियासिस है, एड्स रोग है और क्लेमाइडियासिस है। तो मैं इसके लिए जो है संभोग क्रिया में जो है स्वच्छता बरत कर इन रोगों से बचा जा सकता है। आगे जो है बाध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, विश्व में अनेकों दंपत्ति बाध्य है। बाध्य मतलब होता है कि उनके जो है वैसेक्टोटॉमी और ट्यूबेक्टोटॉमी का मतलब उनकी नसबंदी हो चुकी है। असुरक्षित यौन संबंध के पश्चात दंपत्ति द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं कर पाना बाध्यता या बांझपन का, मतलब एक दूसरी चीज़ थी। यहाँ पे इस शब्द का मतलब है, जो यहाँ शब्द दिया है बाध्यता। बाध्यता का मतलब दोस्त होता है बांझपन, यानी जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं उन्हें बांझपन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये एक बुरा शब्द है समाज के लिए, लेकिन यहाँ हमारे बायोलॉजी में आया है तो हमें बताना पड़ रहा है कि विश्व में अनेकों दंपत्ति बाध्य है असुरक्षित संभोग करने से पश्चात दंपत्ति द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं कर पाना। असुरक्षित का मतलब किसी प्रकार के जो है ना तो नसबंदी लेना, ना किसी प्रकार का उपकरण, जैसे कि किसी प्रकार का उपकरण का मतलब निरोध या इस प्रकार के असुरक्षित से संबंध बनाने के बाद भी जो है संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। बाध्यता या बांझपन कहलाता है। बाध्यता स्त्री एवं पुरुषों, जो बाध्यता होता है स्त्री एवं पुरुषों दोनों में हो सकती है। इसके कारण जन्मजात शारीरिक, इसका कारण क्या हो सकता है? ये जन्मजात भी हो सकता है, शारीरिक प्रतिरक्षात्मक रोगजन्य भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी हो सकता है। इनमें कई कारण होते हैं जिससे कि एक स्त्री या एक पुरुष जो है क्या हो जाता है, बांध्य हो जाता है, जिसको बाध्यता होती है, जिसको समाज में बांझ नाम से जानते हैं, ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसकी थोड़ी सी उसके बारे में और जानकारी है। इसमें कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों को स्वस्थ शिशु जन्म कराने की सहायता की जाती है। मतलब उस चिकित्सीय उपचार द्वारा जो बांध दंपत्ति हैं उनको भी जो है शिशु
प्राप्त हो सकता है, यद्यपि कुछ विकारों का निवारण संभव नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी विकार होते जिनका निवारण संभव नहीं हो पाता। इस अवस्था में दंपति को संतान प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक बाध्य दंपति को जो है चिकित्सीय सहायता से जो है शिशु प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं ART। ART का पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक। यह एक चिकित्सीय तकनीक है जहां पे क्या किया जाता है कि एक बांध दंपति को, जिनको कि शिशु ना होने के चांसेस है, फिर चिकित्सा के द्वारा जो है उनको शिशु प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, उनको। हाँ, इसके लिए कौन कौन सी तकनीकी जो है काम में आती है? रिप्रोडक्टिव तकनीक निम्नलिखित है। कौन कौन सी? पहला, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, जिसे कहते हैं इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ना, इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये सारे फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म से जो फुल फॉर्म निकल रहे हैं, ये बहुत पूछता है बोर्ड में दोस्त, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये बोर्ड में पूछता है कि ICSI का पूरा नाम क्या है। जिप्ट का तो ये तो 95% पूछता है, गिफ्ट भी होता है, अभी आपको बताते हैं। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ना। इस तकनीक के अंतर्गत शुक्राणु को अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश कराया जाता है। इस तकनीक में क्या किया जाता है? शुक्राणु को अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करा दिया जाता है। मतलब जैसे शुक्राणु संभोग क्रिया के दौरान फिर धीरे धीरे जो है कहाँ तक बढ़ता है, वो जो है अंडाणु तक जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? शुक्राणु को डायरेक्ट जो है मादा अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाता है। और फिर कृत्रिम वीर्यसेचन क्या है? आर्टिफिशियल करा कि इंसेमिनेशन, इसको AI के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को। इस विधि में स्वस्थ दाता के वीर्य को, जो स्वस्थ दाता जिसके वीर्य को लेकर के मादा की योनि में पहुंचाया जाता है, मादा की योनि में पहुंचाया जाता है। तीसरी है युग्मनज अंतर अंडवाहिनी स्थानांतर, जिसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको इंग्लिश में ZIFT जिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये भी एक तकनीकी है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रयोगशाला में निषेचित किए हुए युग्मनज को 24 घंटे के पश्चात 8 कोरक पुटी की अवस्था में स्त्री की अंडवाहिनी में लैप्रोस्कोप अग्रिम परिवर्धन की स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब होता है कि लैप्रोस्कोपिक तरीके से क्या किया जाता है कि यहाँ पर शुक्राणु को लेकर के जो है, और नर से शुक्राणु को लेकर के और मादा से अंडाणु को लेकर के, दोनों को जो है प्रयोगशाला में जा कर के दोनों का निषेचन कराया जाता है। और जब उससे शिशु निकलता है ना, तो उससे क्या किया जाता है? मादा के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा एक तकनीकी है। और आगे जो है युग्मक अंतर अंडवाहिनी स्थानांतर, इसको कहते हैं युग्मक अंतर अंडवाहिनी स्थानांतर, इसे कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको GIFT गिफ्ट के नाम से जानते हैं। वो जिफ्ट था, ये गिफ्ट था। यहाँ गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना सकती हैं, परंतु निषेचन एवं आगे के लिए उनका जो गर्भाशय होता है वो बिल्कुल तैयार होता है, परिवर्धित होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या किया जाता है? इसमें किसी दाता स्त्री से अंडाणु लेकर के उस स्त्री में अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें कि अंडाणु नहीं बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। स्वपात्रे निषेचन इन विट्रो जो है फर्टिलाइजेशन क्या है? IVF के नाम से जानते हैं, IVF ना, स्वपात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF कहते हैं। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में किया जाता है। निषेचित अंडे की 32 कोश की अवस्था में माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। गर्भावधि पूर्ण होने पे माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। यह तकनीकी परख नली शिशु भी कहते हैं। IVF को जो है कौन सी तकनीकी कहते हैं? परख नली शिशु तकनीक भी IVF को जानते हैं। परख नली शिशु तकनीक के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है दोस्त। परख नली शिशु के नाम से भी जानते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म है IVF, लॉन्ग फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु लेकर के जो है क्या निषेचन कराया जाता है एक परख नली में,
और जब 32 कोशिकीय जो है भ्रूणावस्था हो जाती है ना, तो उसे उठा करके कहाँ प्रवेश करा दिया जाता है, मादा के गर्भाशय में। देखिए इस प्रकार से कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हमारे पास आ चुके हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है सबसे पहले एक नंबर के, यहाँ देखिए लिखा गया है 1 अंक। यहाँ पे आपको इन प्रश्नों के लिए आपको 1 अंक यहाँ का निर्धारण है, 1 अंक आपको मिलेगा इन प्रश्नों का जवाब देंगे तो। पहला है जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक व्यवहार जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या है, उन चीज़ों को बताइए कि जिन पर आज हमें ध्यान देने की बहुत क्या है, आवश्यकता है। तो जनन स्वास्थ्य के तहत जननांगों की जानकारी, किशोर अवस्था में उनसे जुड़े बदलाव, सुरक्षित यौन संबंध, प्रक्रिया चक्र, अनियमितताएं, सगर्भता संबंधी पहलू, प्रसव, सगर्भता समापन, यौन रोग, एड्स, STD आदि के बारे में विशेष जो जानकारी होती है ना, इसे ही कहते हैं कि जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्त। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान अनावृत गर्भनिरोधक विधि को कोई 2 लाभ बताइए। यदि शिशु जन्म के 6 माह तक माँ पूर्णतया स्तनपान कराती है तो अंडोत्सर्ग नहीं होता है। मतलब ये है कि यदि पहले बच्चे को लगातार 6 माह तक माँ जो है दूध पिलाती है तो फिर उसमें नए अंडाणु बनने के चांसेस कम होते हैं, की संभावना कम होगी। स्तनपान अनावृत प्रकृति से विधि है जिसके द्वारा कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है जनन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिश्रण का गर्भ निरोधक उपाय के रूप में क्या महत्व है। स्त्रियों द्वारा गर्भ निरोधक गोलियाँ, जिसको हम कहते हैं ओरल, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाकर युग्मनज के निर्माण, गर्भधारण को रोका जाता है। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरोन की अधिक मात्रा होती तथा एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होती है। इन हार्मोन्स के कारण पीयूष ग्रंथि FSH तथा LH श्रावण बहुत घट जाता है। ये हार्मोन्स है, इनका श्रावण क्या हो जाता है, बहुत घट जाता है। और जो है जिससे अंडोत्सर्ग क्रिया क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, जिससे अंडे जो है बनना कम हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सेशन लंबा है तो फास्ट चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है बोर्ड में कि ये तो अभी हमने पढ़ा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जिसको हम कहते हैं IUD, किस प्रकार गर्भ निरोधक की तरह कार्य करती, किस प्रकार गर्भ निरोधक की तरह कार्य करती। तो अंतर्गर्भाशय युक्ति IUD को योनि मार्ग के अंदर गर्भाशयी गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्ति में मुक्त हार्मोन्स या आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, मतलब दोनों को मिलने से रोक देते हैं। ठीक है ना। और जो है उदाहरण के लिए कापर मोचक है जिसको IUD या कापर टी है जिसको मल्टीलोड 375 है, ये सब मार्केट में मिल जाएंगे आपको। एवं हार्मोन्स मोचक IUD LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन है ना, ये जो है क्या होते हैं, गर्भ को अंडाणु तथा शुक्राणु को आपस में संयुग्मित होने से, आपस में मिलने से रोकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आप हो सके तो आप नोट करते चलिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। या जिस तरह से भी आप पढ़ते हो पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। आपका छोटा सा एक सपोर्ट, एक छोटी सी फीस चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए, पूरी वीडियो देखा करिए, क्योंकि आज हमने जो जिम्मेदारी ली है उसमें हम जो है पूरा का पूरा जनन एवं स्वास्थ्य चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले। सेशन लंबा होगा, मैंने पहले ही बता दिया है, जिनके पास समय होगा वहीं सेशन को देखेंगे। और दूसरी चीज़, सेशन में किसी प्रकार की कोई पढ़ने वाले बच्चे ही सेशन को देखेंगे। ठीक है ना। जो एंजॉय करते हैं, कभी इस वीडियो को कभी उस वीडियो को वॉच करते हैं,
उनको खुद ही नहीं पता होता कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं। तो मैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार वो भी जो है रुक कर पूरी वीडियो देखें और देखने के बाद फिर उसके बाद डिसीजन लें कि क्या सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या है? पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोटॉमी। और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोटॉमी कहते हैं। यही परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ हैं। फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, जैसे पीछे मैंने बताया। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताया। इसका प्रमुख उद्देश्य है सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, है ना, जिसको कहते हैं RT सहायक जनन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, और T से है टेक्नोलॉजी। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट तकनीकी जैसे गिफ्ट है, ICSI है आदि द्वारा बांध दंपतियों को संतानोत्पत्ति में सहायता करना ना। जिनको जो है बांध दंपति है, जिनको मतलब जिनको संतान नहीं हो रही है, उनको संतान प्रदान करने की ये सब चिकित्सीय विधि है, ये सब चिकित्सीय प्रौद्योगिकी विधि है। स्वपात्र निषेचन, इन विट्रो निषेचन क्या होता है? मादा के शरीर से बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं को अंडाणु से कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे परख नली शिशु विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परख नली शिशु विधि भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है आपके बोर्ड में, और आप इसका जवाब आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, आपको खुद से जो है लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा, हाँ विद्यालयों में यौन शिक्षा देना आवश्यक है। बच्चों को यौन संबंधी जानकारी देना आवश्यक है, खासकर उन बच्चों को जो बच्चे 12 ईयर या 15 ईयर के आसपास हैं, उनको जो है ये जो है यौन शिक्षा देना आवश्यक है। इन बच्चों को अपने जननांगों के बारे में समय अनुसार उसमें होने वाले परिवर्तनों की सही जानकारी प्राप्त होगी। इससे उनके शरीर में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, उनके साथ जो है क्या हो रहा है, ठीक है ना। और वे जनन अंगों की सफाई देखभाल के प्रति सजग हो जाएंगे, क्योंकि जननांगों की सफाई ना करने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। आगे वे STDs के बारे में जान जाएंगे। कौन कौन? STDs का मतलब होता है कि मतलब मेल और फीमेल जो है हार्मोन्स होते हैं, जो जनन हार्मोन्स कहलाते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी हो जाएगी। वे यौनावस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक व्यवहारिक परिवर्तनों की सही जानकारी रखेंगे। अगर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, उनके शरीर में जो भी परिवर्तन होता है उनका सही नॉलेज उनको होगा, तो वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं रहेंगे अपने शरीर को लेकर के। बच्चे गलत रास्ते पर जाने से, गलत धारणाओं से बचेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वे परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य लैंगिक संबंधों के बारे में जान पाएंगे कि किस प्रकार के क्या होते हैं लैंगिक संबंध, और किस प्रकार से हमें क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि को कम करना है। और साथ ही साथ विद्यार्थी जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण करेंगे और निर्माण करने में सहयोग देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है विद्यालयों में ये कुछ सकारात्मक फैक्ट हैं, इसलिए जो है यौन शिक्षा देनी आवश्यक है। परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखिए कितनी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा गया, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। मानव जनसंख्या नियंत्रण के किन किन उपायों को प्रयोग में लाया जाता है? देखिए 2012, 2008, 2007, 2006, 2004 बहुत ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट, तो मानिए इसका विस्फोट ही विस्फोट है। कई वर्षों में ये पूछा गया है। और आगे जो है कहा कि गर्भरोधक क्या है? मनुष्य में 2 गर्भरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। गर्भरोधक किसे कहते हैं? स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 2 गर्भरोधक पर टिप्पणी कीजिए। जो भी उपकर प्रयोग किया जाता है उस गर्भरोधक का क्या करना, हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियां जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने में बाधा उत्पन्न करे ना तथा निषेचन क्रिया नहीं होने देती है, उसे गर्भ निरोधन कहलाती है। गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे गर्भरोधन क्या होता है, रुकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? यानी जनन ग्रंथियों को हटा ही देना जो है गर्भ रोधन का विकल्प नहीं माना जाता है, क्यों? पहली बात तो ये है कि जो है गर्भ निरोधकों का उपयोग ऐच्छिक प्रक्रिया है, इसमें दंपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करके गर्भधारण से बच जाता है ना। जब आवश्यक ना हो
तब इस युक्ति का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जनन ग्रंथि को एक बार हटा देने से शुक्राणु अंडाणु का निर्माण अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, तो पुनः गर्भधारण करना असंभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त जनन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लैंगिक हार्मोन्स का शारीरिक अभाव हो जाता है, जिसके कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। कहने का मतलब है कि गर्भ युक्ति को अचानक में रोक देना, कहने का तात्पर्य है नसबंदी, जो कि एक अस्थायी विधि है। ये एक गर्भ रोधक को समाप्त करने का जो है एक कोई मतलब जनन ग्रंथ को हटाना ही एक जो है युक्ति नहीं है। कई सारी युक्तियां हैं, मार्केट में आ चुकी हैं, जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है। आगे है चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन किन परिस्थितियों में सगर्भता चिकित्सीय समापन सलाह दी जाती है? मतलब होता है कि मेडिकली ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी, MTP का फुल फॉर्म अक्सर बोर्ड में पूछ लेता है। MTP मेडिकली, हाँ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ना, मेडिकली मतलब ये होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इसका पूरा नाम होता है। मतलब चिकित्सा की सहायता से जो है प्रेगनेंसी को समाप्त कर देना, ये जो है इस विधि में पढ़ा जाता है। चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रक्रिया, जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, MTP प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही गर्भ समापन या गर्भपात करा दिया जाता है। मतलब शिशु का जो है समय से पहले ही जो है उसका गर्भपात करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 ईस्वी में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रक्रिया में गर्भ की प्रथम तिमाही तथा 12 सप्ताह ठीक है, तथा 12 सप्ताह, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये कुछ समय रखा गया है कि यह प्रक्रिया गर्भ के प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित हो सकती है। मतलब प्रथम तिमाही तक या 12 सप्ताह तक जो है सुरक्षित हो सकती है। उसके उपरांत आप जो है फिर जो है आप चिकित्सीय सगर्भता समापन नहीं करा सकते, तब आप MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं करा सकते। आगे जो है यहाँ पे क्या होता है इस विधि में? इस विधि में होता ये है कि विकसित होते हुए भ्रूण में उलभेदन जांच उपरांत गुणसूत्रीय असामान्यताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ देखरेख में दवाइयों का उपयोग करके जो है सगर्भता प्रक्रिया को अपनाई जाती है। अगर जो है बच्चा नॉर्मल नहीं है गर्भ के अंदर, तो फिर उसे जो है क्या किया जाता है, दवाइयों की सहायता से उसको जो है सगर्भता समापन करें। लेकिन इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार या असुरक्षित यौन संबंध उत्पन्न, अनचाहा गर्भ शिशु, जन्मजात रोग आदि दशाओं गर्भ समापन करना होता है। हालांकि आजकल लिंग परीक्षण के उपरांत इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जा रहा है, जिसे सरकार गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया गया है। कहने का मतलब है कि कई कारणों से कि शिशु अगर एबनॉर्मल है या फिर जो है यहाँ पे लिखा है कि बलात्कार जैसी घटनाएं, असुरक्षित यौन संबंध, अनचाहा शिशु जिसे जो है नहीं लाया जा सकता, इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आजकल जो है इस तकनीक का उपयोग जो है लोग पहले तो लिंग परीक्षण करा के समझ जाते हैं कि गर्भ में आने वाला शिशु लड़का है या लड़की। उसके बाद जो है इस विधि से उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा या किसी सरकार द्वारा एक गैर कानूनी प्रक्रिया है और इसे जो है रोकने का प्रयास जारी है। ठीक है, आगे है जनन अंगों के सभी संक्रमण, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना, या यौन जनित रोग होते हैं, लेकिन यौन जनित रोग जनन अंगों के संक्रमण RTI नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, कह रहा है कि कुछ आपको समस्या दे रहा है, क्वेरी दे रहा है कि जनन अंगों के सभी संक्रमण यौन जनित रोग होते हैं, लेकिन सभी यौन जनित रोग अंगों के संक्रमण से नहीं होते हैं, है ना। इसका क्या कारण है बताइए? तो इसके लिए आप लिखेंगे, यह कथन सही है कि सभी यौन जनित रोग केवल जनन अंगों के संक्रमण नहीं होते हैं, परंतु जनन अंगों के सभी संक्रमण यौन जनित होते भी हैं। उदाहरण के लिए जो सिफिलिस और गोनोरिया जननांगों का मस्सा रोग है, यौन अंगों के संक्रमण के रोग होते हैं। ठीक है। दूसरी ओर एड्स, हेपेटाइटिस B
जैसे संक्रमण जो है क्या होते हैं, यौन जनित रोग हैं तो, लेकिन ये जनन अंगों के संक्रमण से नहीं। इसका संक्रमण मुख्यतः लैंगिक संपर्क के कारण होता है और ये अंगों को प्रभावित नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि यदि असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए तो उससे कई तरह के रोग होते हैं, लेकिन कभी कभी असुरक्षित यौन संबंध बनाए बगैर भी जो है जननांगों के कई दिक्कतें हो जाती। जैसे एड्स रोग में क्या होता है, एड्स रोग जननांगों के कारण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया ना कि आपको क्या करना है, ये समझना है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो उसे एड्स है, फिर वो कहीं पे दाढ़ी वगैरह बनवाने जाता है, शेविंग कराने जाता है, तो जिस ब्लेड से उस व्यक्ति का जो है शेविंग किया गया, उसी ब्लेड से किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति का शेविंग किया जाता है, तो फिर उसके ब्लड, उसके सीरम या किसी प्रकार का संपर्क यदि दूसरे व्यक्ति में होता है तो उसमें भी जो है क्या होता है कि वो रोग फैलने के पूरे चांस होते हैं। तो यही ये बात जो है पुष्टि कर रहा है ना कि सभी रोग जो है यौन जनित रोग जो है अंगों की ही सहायता से नहीं होते, बाह्य से भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है जो भी लोग इसमें शेविंग कराते हैं, मैं उन्हें एक ही सलाह दूंगा कि यदि वो शेविंग कराते हैं तो कृपया जो भी शेविंग करते हैं उनसे कहकर पहले नया ब्लेड लगवा ले, उसके बाद शेविंग कराएं। यौन संचित रोगों से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। किसी व्यक्ति में यौन संचित रोगों संपर्क में आने बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कॉन्डोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सदैव निर्जमीकृत सुई, जब आप सुई लगवाने जाते हैं तो सदैव निर्जमीकृत यानी नई सुई का प्रयोग करते हुए सिरिंजों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा नशीली दवाओं के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। लैंगिक रोगों लोगों को यौन लैंगिक संचित संबंधों को बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इससे फ़ायदा या नुकसान क्या है। ठीक है, उसके बाद IVF तकनीक देखिए, आगे भी मैंने आपको बताया था। IVF तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। परख नली शिशु किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते चलते हैं। परख नली शिशु को हम IVF तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यह तकनीक दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है, उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या सक्रिय अंडाणु नहीं होते हैं, या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम, मतलब होता है स्पर्म काउंट कम होता है। इस तकनीक में सहायक जनन अंगों प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष दाता के शुक्राणु से मादा शरीर से बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से एक परख नली में रखकर जो है निषेचन कराया जाता है। इसके पश्चात 8 कोशिकीय युग्मनज भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरित कर देता है, यानी मादा फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे युग्मनज अंतर फैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं, जिसको जिप्ट कहा जाता है। युग्मनज अंतर फैलोपियन स्थानांतरण जिप्ट कहते हैं। 8 कोशिकीय अवस्था में अधिक विकसित भ्रूण 32 कोशिकीय को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि 32 कोशिकीय जो है 8 कोशिकीय तो फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाता है, उसके बाद 32 कोशिकीय जब हो जाता है तब उसे गर्भाशय में भेज दिया जाता है। इसे अंतर गर्भाशय स्थानांतरण, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी कहते हैं ना। और गर्भवृद्धि धारण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार की तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब ये तो जो है आपके भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में, आपके भी ज़िले में आ गई है, तो यह तकनीकी अब एडवांस तकनीकी है जो कि आपके यहाँ भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी महंगी है, कॉस्टली है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, फिर उसके बाद है उल्बेधन पर टिप्पणी कीजिए। उल्बेधन जिसको कहते हैं एमनियोसेट्स क्या होता है। यह जनन पूर्व रोग लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीक। इसका उपयोग गर्भधारण से भ्रूणीय गुणसूत्र असामान्यता, उपापचयी क्रियाओं और भ्रूण के रोगों की जानकारी के लिए किया जाता है। भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक्स द्रव में तैरता है। इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर के उपस्थित कोशिका का संवर्धन करके गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, ताकि घातक रोगों तथा गंभीर उपापचयी क्रियाओं से भ्रूण को नष्ट होने से बचाया जा सके। परंतु आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा। परंतु और आगे जहां लोग लिंग गुणसूत्र लिंग को पहचान कर जो है कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है
भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्त, अब लघुत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विचार स्पष्ट कीजिए। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति का जनन से सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, प्रयुक्त प्रजनन संबंधी जानकारी, आवश्यक चिकित्सीय सहायता प्राप्त करना। एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए सरकार स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजनाएं बनाकर उन्हें संचार, प्रिंट के माध्यम से लोगों तक प्रसारित करती है। ठीक है ना, जिससे समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुधारा जा सके, मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। भारत में 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी मातृ और शिशु को बचाने के लिए, माता और शिशु को बचाने के लिए, ठीक है ना, कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें जनन एवं बाल स्वास्थ्य रोग कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है। मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जनन एवं यौन संचयित रोगों संबंधित रोगी की देखभाल तथा परामर्श, व्यक्तिगत संबंध, जीवन में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त जनन अंगों में संबंधित कार्यप्रणाली, किशोरावस्था से संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित संक्रमण रहित यौन क्रिया कलाप, एड्स एवं यौन संचयित रोगों की जानकारी होना, इसके बारे में जागरूक होना तथा जनन स्वास्थ्य का एक प्रमुख भाग है। मतलब लोगों को जब हम जनन संबंधी जो है शिक्षा देंगे तो उनको ये भी जानकारी हो पाएगी कि कौन कौन से जनन संबंधी रोग हैं, उनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में जनन स्वास्थ्य सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार सुधार वाले क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे देश में पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित तौर पर हमारे देश में जनन स्वास्थ्य का सुधार हुआ। इस प्रकार सुधारने के क्षेत्र निम्नलिखित। पहले तो शिशु एवं मातृ मृत्यु दर घटी है, ना तो शिशु मरता है अब और ना ही माता। ये मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। इनकी मृत्यु दर क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है ना। यौन संचरित रोगों को शीघ्र पहचान करना तथा समुचित उपचार इन्हें उपलब्ध करा दिया जाना, ये फैक्ट हैं। ठीक है। और आगे जो है, बांध दंपतियों को विभिन्न तकनीकों द्वारा संतान लाभ प्राप्त कराना। जिनको भी शिशु ना होने के चांस हैं, संतान ना होने के चांस हैं, उनको संतान प्रदान करना। और अगली जो बात है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जीवन स्तर पर बढ़ोतरी हुई हैं। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज उपलब्धता आई है। मतलब गर्भ निरोधक खोज में क्या आई है? उपलब्धता आई है। और आगे कह रहा है कि चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव हुआ है। प्रसव का मतलब होता है शिशु को जन्म देना। ठीक है ना। और सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। लघु परिवारों के महत्व के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। और आगे जो है, यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता इसका प्रमाण है ना, कि हर किसी का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु सरकार आम जनता और दोनों मिलकर प्रयास करें। सरकार और आम जनता सब लोग मिलकर जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके स्लोगन को सब लोग जानते हैं, हम दो हमारे दो, या जनसंख्या वृद्धि से क्या नुकसान है, हर कोई इस बात को जानता है। तो ये सब लाभ हुए हैं पिछले 50 वर्षों से हमारे जो है देश में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक के आवश्यक गुणों पर टिप्पणी करिए। परिवार नियोजन हेतु दंपतियों द्वारा विभिन्न युक्तियों का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ, जिसको कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, यह जन्म दर कम करने का सबसे अच्छा एवं आसान उपाय है, जिसे स्वीकार्य उपाय माना जाता है। एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। चाहे वो दवा हो, चाहे कोई युक्ति हो, यंत्र हो, वो आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। दूसरा, यह सस्ते मुफ्त उपलब्ध होने चाहिए। सस्ते और मुफ्त उपलब्ध होने चाहिए। या हाँ, सस्ते और मुफ्त, इन सब की जो दवाइयाँ होती हैं या यंत्र होते हैं ना, ये सभी सस्ते और मुफ्त सरकारी अस्पतालों में मिल जाते हैं। गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, मतलब ये काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेकार होना चाहिए। गर्भ निरोधक का कोई अनुषंगी प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके इस्तेमाल से किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद है,
गर्भ निरोधक के उपयोग से उपयोगकर्ता को कामोच्छा मैथुन क्रिया कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो भी वो क्रियाकलाप कर रहे हैं उन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं जाना चाहिए, अर्थात इसके उपयोग से उसे किसी मानसिक संतृप्तता की प्राप्ति होनी चाहिए जैसे कि अनुपस्थिति में होती थी, मतलब वैसा ही उससे मिलना चाहिए जैसे कि इसकी अनुपस्थिति में सब कुछ था। एक आदर्श गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ताओं के सभी हितों की पूर्ति के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गर्भनिरोधक के जो है लाभ होने चाहिए। आगे है कि हार्मोन्स युक्त गर्भनिरोधक की क्रियाविधि पर लाभ व हानि बताइए। हार्मोन्स युक्त गर्भनिरोधकों की क्रियाविधि तथा लाभ व हानि बताइए। हार्मोनल गर्भनिरोधक, या इस तरह से पूछ सकता है, हार्मोनल गर्भ निरोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो हार्मोनल गर्भनिरोधक विधियों में हार्मोन के प्रयोग द्वारा गर्भधारण की संभावना को कम किया जाता है। विभिन्न हार्मोन जो हार्मोनल होते हैं ना, हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं, विभिन्न हार्मोन्स गर्भ निरोधकों के अंतर्गत हार्मोन्स मोचक जैसे IUDs, गर्भ निरोधक गोलियां अंतरोपित आते हैं। आगे कह रहा है कि हार्मोनल गर्भ निरोधकों की क्रियाविधि क्या होती है। तो हार्मोनल गर्भ निरोधक प्रायः प्रोजेस्टेरॉन या यहाँ पे लिखा है प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के संयोग का प्रयोग किया जाता है। ये हार्मोन FSH ना, FSH या LH ना, स्राव करके, ये हार्मोन्स हैं, श्रावण को कम कर अंडोत्सर्ग के रोपण की दंपत्ति करा कि अंडोत्सर्ग और रोपण को सादमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा गुणवत्ता को बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि गर्भधारण की संभावना को कम कर देते हैं। इससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है, शुक्राणु जो है अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाते हैं अथवा इनकी गति ही मंद हो जाती है, जिसके कारण गर्भधारण में जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा कि गर्भ निरोधकों के लाभ क्या हैं। मैथुन के 72 घंटों के भीतर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन के प्रयोग से IUD है ना, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का उपयोग करके आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग प्रभावी किया जा सकता है। मतलब उसके 72 घंटे के अंदर यदि मेडिसिन ली जा रही है या किसी प्रकार का जो है उपाय किया जा रहा है तो गर्भधारण को रोका जा सकता है। इनका प्रयोग बलात्कार, असामान्य, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे है एक चीज़ और यहाँ पे है, हार्मोनल गर्भ निरोधक से हानियाँ भी हैं। इनके आइडियस अत्यधिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जिस दवा को बार बार खाते हैं गर्भरोधन के लिए हो सकता है उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके अधिक प्रयोग से प्रतिऊर्जा या एलर्जी भी उत्पन्न हो सकती है। एलर्जी शरीर में, ये तो एक नेचुरली क्रिया है, आप उसे रोक रहे हैं तो किसी प्रकार की शरीर में एलर्जी भी उत्पन्न हो जाती है। ये हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिसके बाद चाहने पर भी गर्भधारण नहीं हो पाता। बार बार जो है इन डिवाइस का प्रयोग करने पर कुछ समय तक तो आप उससे बचे रहेंगे, लेकिन अगर बार बार ऐसा करते हो तो आप जो है इन तकनीकों को खो दोगे, मतलब गर्भधारण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति जो है फिर गर्भधारण कर ही नहीं पाएगा। IUD क्या है और परिवार नियोजन किस प्रकार से उपयोगी है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है और ये परिवार नियोजन में किस प्रकार से उपयोगी है। तांबा आयन मोचक IUD औषध रहित IUD अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है, क्यों। देखिएगा, अंतर्गर्भाशयी यंत्र जिसे कहते हैं अंतर्गर्भाशयी यंत्र या इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD एक छोटा सा कुंडलित यंत्र होता है जो तांबे या स्टील का बना होता है। यह गर्भधारण को रोकने के लिए चिकित्सक या नर्स द्वारा स्त्री के गर्भाशय की गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की IUDs प्रचलित हैं। तांबा मोचक IUDs जिसे कॉपर रिलीजिंग IUDs कहते हैं, इसमें तांबे की T आकृति का लूप प्रयोग किया जाता है जो गर्भाशय में कॉपर प्लस आयन
को स्रावित करता है तथा कॉपर प्लस आयन शुक्राणुओं को भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देता है। यानी कॉपर प्लस आयन जो शुक्राणुओं को समाप्त कर देता है, मार देता है, ठीक है, तथा शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देता है, जिससे निषेचन की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है या समाप्त हो जाती है। आगे क्या है क्वेश्चन, वर्तमान समय में जो है अलग अलग समयावधि के कॉपर टी आते हैं, जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, ये मार्केट में उपलब्ध हैं, जो है शुक्राणुओं को की संख्या को कम करने के लिए और गर्भधारण को रोकने के लिए आईयूडी जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। औषधि रही आईयूडीएस नॉन कराकी मेडिकेटेड आईयूडीएस क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की औषधि या रसायन का उपयोग नहीं होता है। इसमें लूप की सहायता से अंडवाहिनी के अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। लिपेस लूप कहते हैं, गांठ कहते हैं, इसकी सहायता से जो है अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। उसके बाद हार्मोन मोचक क्या है, हार्मोन मोचक आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, ये हार्मोन्स पर आधारित होते हैं। ये अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकती व गर्भाशय की आंतरिक भित्ति का रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन जिसे हम कहते हैं CNG-20 आदि प्रकार की होती हैं हार्मोन्स मोचक। तांबा आयन मोचक आईयूडी निम्न कारणों से औषधि रहित आईयूडी की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है। तो ये क्यों प्रभावी है, यानी दवाओं के स्थान पर जो है कॉपर टी अधिक प्रभावी क्यों है, ये हमसे पूछना चाहता है। तो आइए समझते हैं। नंबर 1 है तांबा या कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। ये गर्भाशय के अंदर शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देते हैं, शुक्राणुओं को खाने की क्रिया को बढ़ा देते हैं। यह शुक्राणु को खा जाते हैं करने का मतलब, यह सुरक्षित, प्रभावी, सरल, सस्ती और अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है। यह स्तनपान कराने की महिलाओं द्वारा भी प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। आगे क्या करा, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग अन्योन्चित है, कारण बताइए। क्या गर्भ निरोधकों का प्रयोग जो है गलत है, कारण बताइए। हाँ, विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या में पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ता जा रहा। जिन देशों में जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे खाद्य, कपड़ा, मकान आदि का अभाव हो रहा है। अतः सरकारों पर दबाव बना हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रित रखी जाए। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार परिवारों को छोटा रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए उन्होंने गर्भ निरोधक उपाय किए हैं अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार पोस्टर, ऑडियो, विजुअल ऐसे गर्भ निरोधक तरीके अपनाने की सलाह दे रही है, आसानी से जो है मार्केट में उपलब्ध हो सके और जिनका कोई नुकसान भी ना हो, ऐसे गर्भ निरोधक का प्रयोग करने की सलाह सरकार देती है। ये गर्भ निरोधक साधन परंपरागत टीका हो सकते हैं, मुंह में लेने वाली औषधि या अंतरोपित हो जाते हैं, जिनके उपयोग से जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध संतुलित रखा जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को कम करने में हम परिवार, समाज, देश समृद्धि में सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हाँ, शुक्रवाहिनी या उच्छेदन, वेसेक्टोटॉमी या डिम्बवाहिनी या उच्छेदन या ट्यूबेक्टोटॉमी। शुक्रवाहिनी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टोटॉमी का मतलब होता है मादा नसबंदी। को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए तथा इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो बांध्याकरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं, तब आपको चित्र दिखाते हैं। नसबंदी, बांध्याकरण में नर मादा जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर बांध दिया जाता है, जिसको नसबंदी कहते हैं। जननों से निकलने वाले युग्मक मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, यह जिससे जनन क्षमता अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधि है। यहाँ पर नसबंदी जो है एक सर्वाधिक सफल विधि है, अस्थायी रूप से क्या करना, अस्थायी रूप से जनन क्षमता को समाप्त करने की, ठीक है। महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी क्या होती है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी क्या होती है। इस विधि में यह
यह विधि पूर्ण अस्थायी विधि है। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे काटकर बांध दिया जाता है। इससे अंडाणु अंडवाहिका नलिका में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तथा गर्भधारण रोक दिया जाता है। यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जा सकता है, क्योंकि अंडवाहिनी को काटने के लिए उदर की जो है शल्य क्रिया करनी पड़ती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस क्रिया में जब उदर को काट कर जो है बच्चे को बाहर निकाल, जो ऑपरेशन से बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद चाहे तो उसी क्रिया के दौरान क्या कर सकते हैं, इस नली को काट कर बांध सकते हैं। और क्या करा, पुरुष का ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी क्या होती है, इसमें क्या होता है, महिलाओं की नसबंदी की तरह पुरुषों के शुक्रवाहिनी ऑपरेशन से भी निषेचन क्रिया को रोका जा सकता है। पुरुष के जो है उससे जो शुक्रवाहिनी होती है उसे काट कर उसको भी क्या करते, बांध दिया जाता है मोड़कर। देखिए यहाँ पे मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है तथा अत्यंत सरल ऑपरेशन है जो किया जा सकता है और इसका पुरुष संभोग क्रिया क्षमता पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये तो सबसे पहले तो महिला नसबंदी का चित्र है ये, और ये पुरुष नसबंदी का चित्र है ये। ए वाला महिला नसबंदी है और बी वाला पुरुष नसबंदी है। या इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहाँ ये तीर का निशान आया है, और इस ट्यूब को भी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। देखिए यहाँ से काट कर और यहाँ से काट कर कुछ इस प्रकार से देखिए बांध दिया गया है, दोनों को अलग करके कुछ इस प्रकार से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है दोनों को अलग करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मोड़ कर बांध दिया गया, जैसे एक नली को ऐसे करके बांध दिया गया है और दूसरी नली को ऐसे मोड़ कर बांध दिया गया, दोनों आपस में टच ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसे ही जो है, यहाँ महिला का फैलोपियन ट्यूब काटा गया है और यहाँ पुरुष का देखिएगा जो शुक्रवाहिनी होती है वहाँ पर स्पर्म ट्यूब जो है काट कर जो है इस तरह से बांध दिया गया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाया है कि किस प्रकार से जो है पुरुष और महिला नसबंदी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ से जब कटेगा तो फिर अंडाणु आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यहाँ से शुक्राणु जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो यहाँ से क्या, यह अस्थायी विधि है क्या, गर्भ को समाप्त करने की। इस चित्र को मैंने पहले भी आपको दिखाया था। आगे जो है क्या कह रहा है कि यौन संचित रोगों से जनन स्वास्थ्य हेतु एक खतरा है। यौन संचित रोग जनन स्वास्थ्य हेतु एक खतरा है। ऐसे किन्हीं दो रोगों का उल्लेख कीजिए, इन्हें रोकने के उपाय बताइए। ऐसे रोग जो यौन संबंधी कारणों से फैलते उन्हें यौन संचित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, STDs कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STDs का फुल फॉर्म है, STDs का क्या है, फुल फॉर्म है। अथवा रजित या यौन रोग या फिर इसे वेनरल डिसीज कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चलिए इनके बारे में अब पूरी गहराई से जानते हैं। सबसे पहले सुजाक, इसके बारे में पूछ सकता है, गोनोरिया कहते हैं इंग्लिश में, सुजाक या गोनोरिया। सुजाक या गोनोरिया के बारे में आपको बताते हैं। यह रोग नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से होता है। लक्षण क्या है इसके, पुरुषों में रोग संक्रमण के मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। रोगी को मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा होती है, जलन होती है और यह रोग ज्ञानेंद्रियों की हानि पहुंचाता है और प्रभाव से जोड़ों में सूजन भी आ जाती है तथा पीड़ा भी रहने लगती है, ठीक है। और ये दूसरा रोग जो है उपदंश है। उपदंश में क्या होता है भाई, यह रोग टिपेनुमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। रोग का लक्षण क्या है, इस जीवाणु के संक्रमण की प्रथम अवस्था में नर के शिश्न एवं मादा की योनि का पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं और परिपक्व अवस्था में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क तथा यकृत अस्थियों को भी प्रभावित कर देते हैं। फिर जननांगों का हर्पीस है अगला रोग, जननांगों का हर्पीस रोग। यह रोग सिंप्लेक्स जीवाणु के द्वारा होता है। लक्षण क्या है, इस रोग में पुरुष शिश्न के अत्यधिक दर्द होता है शिश्न में तथा स्त्रियों में योनि में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लेमाइडियासिस रोग है। इसमें क्या होता है, यह रोग क्लेमाइडोमोनास ट्रैकोमेटिस से फैलता है। लक्षण क्या है, स्त्रियों की योनि स्राव, मूत्र विसर्जन के दौरान जलन और साथ ही साथ जो है आवर्त चक्र जिसको कहते हैं मासिक चक्र, पीरियड्स, अत्यधिक रक्तस्राव, ज्वर आदि भी जैसे रोग हो जाते हैं। इसके रोकथाम मैं आपको आगे बताऊंगा।
क्वेश्चन यहाँ पर है कि सहायक जनन तकनीकी या फिर IVF पाते निषेचन विवरण दीजिए। हमसे परखनली शिशु पूछ रहा है। और करा कि बांध दंपतियों के संतान पाने हेतु सहायता की विधियों को बताइए। हमसे IUD पूछ रहा है। और पाते निषेचन, IVF, परखनली शिशु, ये सब हम आपको अभी बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ चुके हैं हम। अब आपको यहाँ से जो है 7 नंबर कम से कम जो है आपका फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या वृद्धि के कारण नियंत्रण बताइए। जनसंख्या विस्फोट निवारण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म पर नियंत्रण और निबंध लिखिए। ठीक है ना, जनसंख्या विस्फोट जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो जनसंख्या विस्फोट आइए समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य होता है कि मृत्यु दर में कमी तथा कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान की जनसंख्या में आकस्मिक तीव्र विस्तार जो हो जाता है उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या में तीव्र गति होने वाली यह वृद्धि उस स्थान की विशेष जलवायु, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उत्तम स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारे कारण हैं, इसको मैं बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके निम्न के कारण। पहला, निम्न सामाजिक स्तर। हमारे देश में जनता का रहन सहन स्तर साधारण ग्रामीण लोगों से वाली अधिकांश जनता निर्धन है और इस बात पर यकीन करती है कि जितने भी बच्चे होंगे वे काम करके धन कमाएंगे। गरीब परिवार लोग जनसंख्या पर नियंत्रण ध्यान में नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब, अगर एक बेटा होगा तो 100 रुपया कमा के लाएगा, 4 बेटे होंगे तो घर में 400 रुपया आएगा। इस सोच से लोग जो है जनसंख्या वृद्धि कर लेते हैं। निरक्षरता इसकी सबसे बड़ी जो है, निरक्षरता जो है सबसे बड़ा कारण। इलिटरेसी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण निरक्षरता भी है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश जनता निरक्षर है और ये अज्ञानता बस ये नहीं जान पाती कि अत्यधिक जनसंख्या से हमें और हमारे देश को क्या हानि है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक रीति रिवाज क्या है। हमारे देश में पुत्र और पुत्रियों का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म एक आवश्यक माना जाता है, यानी परिवार में पुत्र होना क्या होता है, आवश्यक माना जाता है। और साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से चलता है, पुत्रियों से नहीं। अतः पुत्र प्राप्ति कामना हेतु अनचाहे संतानें जन्म देते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग मानते हैं कि वंश जो है पुत्र चलाता है, तो इसके पुत्र की चाह में लोग 1, 2, 3, 4 करके पुत्रियां पैदा करते चले जाते हैं और जिससे जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है। कम आयु में विवाह हो जाता है। अगर कम आयु में विवाह होता है, ग्रामीण अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिससे कारण कम आयु में विवाह हो जाता है। और कम आयु में विवाह तो कम आयु में बच्चे भी जो है मतलब बच्चे भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ जाती है। मृत्यु दर में नियंत्रण कमी। आधुनिक युग में ऐसी प्रणालियां और अकाल, महामारी, कुपोषण आदि होने वाली अकाल मृत्यु में कमी आ गई है। ऐसी दवाएं हैं जो लोगों को मौत के मुंह से वापस ला रही हैं। तो इसके लिए विपरीत जन्म दर, वांछित रूप से जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है। मरना कोई नहीं चाहता, बड़ी बात ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सामाजिक रीति रिवाज हमने आपको बता दिया, मृत्यु में कमी बता दिया। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ये देखते हैं। नियंत्रण क्या है, इसके निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला, परिवार नियोजन। 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि को दर में नियंत्रण हेतु सरलतम सर्वोत्तम उपाय है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित गर्भ निरोधकों के प्रयोग को प्रेरित किया जाता है। कानूनी व्यवस्था क्या है, कानूनी व्यवस्था में लीगल सिस्टम में है संविधान के 42वें संशोधन के संसद और विधानसभाओं की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार के प्रदत्त किए गए हैं। 42वें संशोधन में संविधान के कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो है कानून बनाया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार को सीमित करने में संबंध में जनता को शिक्षित करने एवं कार्यक्रम की वृद्धि होनी चाहिए। लोगों को जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार क्या है, लोगों को योग्यतानुसार रोजगार, व्यवसाय अवसर मिलने चाहिए जिससे कि परिवार के आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम में बढ़ावा देने का मतलब क्या होता है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम में बढ़ावा देना करा कि जो भी टू इंक्रीज टू द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है, परिवार को सीमित रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि परिवार सीमित रखने कार्यक्रमों में रुचि बढ़े। जैसे निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त इलाज व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लोग जो है इसकी तरफ ना भगे। अगर घर में
मतलब कम बच्चे होंगे, एक ही किसी के पास यदि 2 ही बच्चे होंगे तो उनके परिवार का जो इलाज होगा फ्री में होगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो नहीं होगा। इस प्रकार के लुभावने ऑफर जो है जनता को देना चाहिए। ठीक, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या विस्फोट परिणामों की विवेचना कीजिए। अभी अभी हमने पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या है? पहली बात तो है खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात खाद्य सामग्री का उत्पादन कम होने के कारण जो लोगों में समुचित खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसके लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं ना। उसके बाद जो आवास की समस्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोगों को झुग्गी झोपड़ियों फुटपाथों में रहना पड़ रहा है और प्रदूषित वातावरण में रहने से उनको कई प्रकार की बीमारियां भी होती जा रही, जिससे बीमारियां फैलती भी जा रही हैं। और शिक्षा की व्यवस्था की समस्या, कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षण संस्थानों की संख्या कम होने के कारण जो है क्या हुई है, बढ़ती आबादी बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित मिलना कठिन हो गया है। विद्यालयों के कमरे, फर्नीचर और खेलने के लिए मैदान आदि बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं, जिससे शारीरिक बौद्धिक का विकास उनका कम हो गया। रोजगार की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ोतरी की गई है। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध और प्रवृत्ति लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या, कह रहा है कि देश में अस्पतालों की संख्या में कमी होने के कारण भी अनेक पर्याप्त सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। और उसके बाद आगे जो है प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रदूषित होता चला जा रहा है और प्रभावित होता चला है। जैसे लोगों को साफ पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब इस कारण लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आगे जो है, आगे क्या कर रहा है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? जनन नियंत्रण के लिए प्रयोग में होने वाले उपायों का वर्णन कीजिए और भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन वृद्धि नियंत्रण जो है ये करा कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, जो हमने अभी आपको पढ़ा दिया। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो हम देखते हैं कि परिवार नियोजन की आवश्यकताओं पे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। छोटा परिवार खुशी परिवार, ऐसा आपने सुना होगा। स्मॉल फैमिली या हैप्पी फैमिली ना। प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने बच्चों को लालन पालन करना होता है, अर्थात बच्चों के लिए उचित भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्रों आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो माता पिता यह कार्य अपनी आय के अनुसार ही जो है निश्चित रूप से सीमा में रहकर कर पाते हैं। यदि परिवार बड़ा होगा तो बच्चों की सुविधाएं कम प्राप्त होगी, दंपति का स्वास्थ्य अधिक परिश्रम, चिंताओं का कारण बिगड़ने लगेगा। यदि परिवार छोटा होगा तो बच्चे समुचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी और परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेगा। यदि छोटा परिवार होगा तो माँ बाप को टेंशन भी कम रहेगी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। ज़्यादा परिवार होगा तो बच्चों की आवश्यकताएं पूरा ना करने के कारण वो हमेशा चिंतित रहेंगे, जिसके कारण वो खुद भी बीमार पड़ जाएंगे और इस तरह की कई सही समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और फिर अगली जो बात आ जाएगी, लालन पालन पोषण का प्रभाव। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उसके पालन एवं पोषण पर निर्भर करता है। बड़े परिवार में निम्न स्तर का पालन पोषण हो पाता है, बच्चे का व्यक्तित्व भी जो वहाँ पे अच्छी तरह से निखर नहीं पाता है, उसके व्यक्तित्व का वहाँ पे विकास नहीं हो पाता है। और आगे जो है उच्च स्तर पर पालन पोषण, अच्छे व्यक्तित्व का विकास छोटे परिवार में की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने इस योजना के क्रियान्वित करने के लिए हम दो हमारे दो का नारा दिया और इसका प्रचार सरकार ने सभी क्षेत्रों, सड़कों, सिनेमा घरों पर, चलचित्रों पे माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से किया है। हम दो हमारे दो। परिवार में संतानोत्पत्ति की दर संतानों तक ही सीमित हो जाए, ठीक है ना, यानी 2 कम से कम जो है जनसंख्या तक सीमित हो जाए। आगे जो है कह रहा कि जनन नियंत्रण, परिवार नियोजन, वैज्ञानिक विधियाँ। परिवार नियोजन वैज्ञानिक विधियों में गर्भ निरोधकों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है अस्थायी विधियाँ, इसमें परिवार नियोजन की जो है रासायनिक विधियाँ अपनाई गई है, जिसमें शुक्र जनन पहला है। हम इसको कहते हैं स्पर्मिसाइड ना। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो है यौन संबंधों से पूर्व योनि मार्ग में रख दिया जाता है एक, और जो शुक्राणु नाश करके सगर्भता को रोका जा सकता है। नॉन ऑक्सीनॉल जो है योनि में लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो है शुक्राणु जाति वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। जेली या क्रीम का प्रयोग भी किया जाता है। ये रासायनिक गर्भ निरोधकों में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। ये योनि तथा गर्भाशय के द्वार पर फैलाकर इन्हें चिकना बना देते हैं, जिसके कारण शुक्राणु गर्भाशय में ही रुक नहीं पाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं।
और मिश्रित गोली या गर्मनिरोधक गोलियाँ, ये पिल्स हैं, गोलियाँ हैं। ये सर्वाधिक प्रभावी और आसान विधि है। इनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाए जाते हैं। इन गोलियों के प्रभाव के FSH और LH श्रावण नहीं हो पाता है और जिससे ग्राफियन पुटिका परिपक्व नहीं हो पाती और डिंबोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है। आगे चलते हैं। यांत्रिक विधियों में क्या क्या है? यांत्रिक विधियां हैं, परिवहन नियोजन की यांत्रिक विधियां निम्नलिखित है। पहले निरोध है, यह सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है जिसका प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैथुन से पूर्व नर ज्ञानेंद्रियों पर यह आवरण के रूप में प्रयोग किया जाता है जो गर्भाशय, वीर्य और संग्रहण नहीं होने देता है, ठीक है ना। उसके बाद डायाफ्राम या सर्जिकल टोपी है। डायाफ्राम योनि में लगाया जाता है। यह स्त्री प्रजनन के बाद सुविधा अनुसार योनि से अलग अलग कर सकती है। इस प्रकार रबड़ की बनी टोपी होती है जो गर्भाशय की ग्रीवा पर रखकर अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। फिर अंतर्गर्भाशय युक्ति इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है? को गर्भाशय की गुहा में कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा स्थापित किया जाता है। ये युक्तियों में शुक्राणुओं की क्रियाशीलता और निषेचन की क्षमता को कम करके गर्भाशय की भ्रूण रोपण हेतु अनुपयुक्त बताती है, ठीक है ना। ताबा मोचक जैसे अंतर्गर्भाशय युक्ति है, कॉपर टी कहते हैं इसे। उसके बाद जो है इस मल्टी लोडेड है, हार्मोन्स मोचक अंतर्गर्भाशय युक्त LNG-20 ये प्रोजेस्टर्स है और हार्मोन्स मोचक अंतर्गर्भाशय युक्त प्रोजेस्टेरॉन का छोड़ करके अंडोत्सर्ग को रोका जा सकता है। फिर है अंतरोपित क्षण क्या है? अंतरोपित क्षण में एक छोटा क्षणनुमा उपकरण है जिसे त्वचा के नीचे अंतरोपित कर दिया जाता है। यह संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन की सूक्ष्म मात्रा शरीर में श्रवण करता है जो गर्भाशयी ग्रीवा से निकलने वाले श्लेष्म में गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गति नहीं कर पाते हैं और अंडाणु के साथ समेकित नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते हैं। अस्थायी विधियां क्या हैं? अस्थायी विधियों में है संतानोत्पत्ति की क्षमता को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है गर्भधारण को। ये विधियां बांधेकर्ण या नसबंदी कहलाती हैं। बांधेकर्ण के रूप में पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा इस क्रिया को शुक्रवाहिनियों से शल्य चिकित्सा काट कर उन्हें बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य जो है अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते। इस क्रिया को वैसेक्टोटॉमी कहते हैं, ठीक है ना। वैसेक्टोटॉमी पुरुषों के लिए है। आगे जो है अब महिलाओं के लिए देखते हैं। स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु निर्मित तो होते हैं किंतु फैलोपियन ट्यूब से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। इस क्रिया को ट्यूबेक्टोटॉमी कहते हैं। इसको महिला नसबंदी कहते हैं। इससे पहले वाले को पुरुष नसबंदी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होती है? इसके विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। वे कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकी है जिनका उपयोग करके बांध दंपतियों हेतु किया जाता है? किन्हीं 3 तकनीकी का वर्णन कीजिए। बांध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो आगे है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART कहते हैं। यह उत्कृष्ट तकनीक है जिसके द्वारा दंपति की बांधता निवारण किया जाता है। इस तकनीक की बांधता पीड़ित दंपतियों के लिए आशा की एक नई किरण है। जिनको संतान नहीं हो रही उनके लिए आशा की क्या है? एक नई किरण है। जब बांधता के कारणों का उपचार ठीक करना संभव नहीं हो पाता है तब इस विशेष तकनीक का बांध दंपतियों के संतान उत्पन्न करने में सहायता की। तकनीक की सहायता से जो क्या होता है, इस तकनीक की सहायता को जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब जो दंपतियां शिशु को जन्म नहीं दे सकती उनके लिए बहुत ही अच्छी तकनीकी है, ठीक है। उसके बाद है सहायक जनन प्रौद्योगिकी में क्या क्या है? विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है अंतःपातीय निषेचन, इनको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। इस तकनीक में उन स्त्रियों के लिए सहायक है जो गर्भधारण नहीं हो पाता है। इनमें अंडाणु को बाहर निकालकर नर के शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित करा दिया जाता है। निषेचित अंडे जब 32 कोष की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो फिर गर्भाशय में पुनः गर्भाशय में भेज दिया जाता है और गर्भावधि पूर्ण होने के माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस तकनीकी को परखनली शिशु भी कहते हैं। परखनली शिशु भी कहते हैं। आगे जो है एक और है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग, सेरोगेट मदर।
देखिए, परपोषी मातृत्व या होस्ट मदरिंग या फिर सेरोगेट मदर कहते हैं इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछता है। मादा में भ्रूण के विकसित विकास हेतु अनुपयुक्त गर्भाशय होने से इस विधि में IVF द्वारा प्राक भ्रूण को अन्य स्त्री के धात्रीय माता में स्थानांतरित कर देता है, यानी किसी अन्य स्त्री के जो है गर्भाशय में भ्रूण को प्रवेश करा दिया जाता है। इसका मतलब है जिस स्त्री के अंडाणु हैं उस स्त्री में गर्भ नहीं ठहर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उसके अंडाणु को लेकर के पुरुष के शुक्राणु किसी अन्य माता के जो है गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। धात्रीय माता या सेरोगेट मदर, यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता है और इस स्त्री को ही सेरोगेट माँ कहा जाता है, जो कि कुछ समय तक जो है क्या होता है, उस शिशु को गर्भाशय में लेकर जो है उसे पालने का प्रयास करती। ठीक है, आगे है अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। ये सब जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इनको तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर से ज़्यादा जो है शॉर्ट फॉर्म पूछता है कि इसका संक्षिप्त या पूरा नाम बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, इस विधि के उपयोग से उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं, शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं। इस अवस्था में प्रयोगशाला में नर वीर्य के साथ शुक्राणु को पृथक करके कृत्रिम रूप से मादा योनि के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा करके। और अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, इसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। अभी पहले बताया था। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शुक्राणु को सीधे अंडाणु से अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणुओं के अभाव, शुक्राणु अंडाणु प्रवेश करने की अक्षमता, अंडाणु की बाह्य परत जोना पेलुसिडा के भेदन से अक्षम, असामान्य आकार से शुक्राणु जैसी स्थितियां उत्पन्न या उपयोग में लाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर शुक्राणु की जो है अंडाणु में प्रवेश करने की जो अक्षमता होती है उसे बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। और आगे है युग्मनज अंतर अंडवाहिनी स्थानांतर, जिसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट कहते हैं, ZIFT। कह रहा कि प्रयोगशाला में निषेचित किए हुए युग्मनज को 24 घंटे के पश्चात 8 कोरक पुटी की अवस्था में मादा की अंडवाहिनी में लैप्रोस्कोप की सहायता से परिवर्धन करके स्थानांतरित किया। जब ये 8 कोशिकीय जो है कोरक पुटी हो जाती है तब मादा के जो है गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, तो इसको कहते हैं जिफ्ट, युग्मक अंतर अंडवाहिनी स्थानांतर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको गिफ्ट कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनमें अंडाणु नहीं बनता है। इनमें दाता स्त्री को अंडाणु लेकर के, कोई स्त्री अगर अपना अंडाणु दान कर दे तो उसके अंडाणु को लेकर के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास रही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इसमें मैंने पूरे लेसन को कवर करने का प्रयास किया है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। आप धीरे धीरे सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके बड़े काम की चीज़ है। अगर आपको लिखने में समस्या है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे बारी बारी से जो है क्या कर लीजिएगा, जो है इस नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और नोट्स तैयार करके वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो लंबी भले ही होती है लेकिन नॉलेजिकल वीडियो होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है आपके ज्ञान और नॉलेज की बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। इस सवाल का जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। नमस्कार, बाय बाय।